आप लोग जानते हैं आप लोग को वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में कॉमन है। तो कॉमन वाले क्वेश्चन में अब टोटल विषय मिला के दोनों सब्जेक्ट दोनों ईयर में आपको जो है कुछ कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो है हमें बाकी रह गया है जिसको हमको जो है अच्छे से करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं एनीमा। एनीमा आपको मैं बता दूं फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल में पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल में आप लोग को एनीमा पढ़ना है। एनीमा के प्रोसीड्यूर मतलब प्रक्रिया, ठीक है। एनीमा में क्या क्या सामान लगता है और एनीमा जो है कितने प्रकार से होते हैं, एनीमा आखिर क्यों दिया जाता है, क्या उद्देश्य होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक इसी प्रकार से हमें सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ में भी पढ़ना है, ठीक है। तो एनीमा में चाहे चाइल्ड हेल्थ हो चाहे नॉर्मल मरीज के लिए हो, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। बस थोड़ा सा अंतर होता है, वह होता है क्वांटिटी की। जैसे कोई अगर सॉल्यूशन जो घोल बनाएंगे वह घोल मेल अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि वयस्क है तो उसके लिए ज़्यादा क्षमता होगा, तो उसके लिए ज़्यादा घोल तैयार करेंगे। वहीं पर बात करेंगे छोटे व्यक्ति बच्चे के लिए, स्कूली बच्चे के लिए, तो उसके लिए कम घोल दिया जाएगा क्योंकि उसका क्षमता कम होगा। तो यही जो है बस अंतर है। बाकी जैसे जैसे सियाना को दिया जाएगा वैसे वैसे बच्चा को भी दिया जाएगा। जो प्रकार सियाना के लिए होता है वही प्रकार बच्चे के लिए भी होता है। तो ओवरऑल यह क्वेश्चन जो है सेम है। एनीमा जो है सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ में है और फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल में है। तो चलिए क्यों नहीं हम दोनों जो है एक साथ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं दोनों ईयर के, ठीक है। चलिए, तो आपके प्रश्न है, कहता है एनीमा किसे कहते हैं, एनीमा का वर्गीकरण के साथ उसका उद्देश्य भी बताना है। तो यह प्रश्न आपको 5 नंबर से 10 नंबर में भी पूछ सकता है। 10 नंबर में पूछेगा तो कहेगा एनीमा क्या होता है, एनीमा का उद्देश्य बताए, एनीमा का वर्गीकरण बताए और एनीमा देने का जो है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपसे सब चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो सीधा एनीमा दे देगा और एनीमा का वर्गीकरण पूछ लेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एनीमा होता क्या। सबसे पहले आपको एनीमा को समझना पड़ेगा कि आखिर ये एनीमा है क्या। तो माय डियर, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट हैं तो आपको अभी अभी जानना है। बाकी चलिए बताते हैं एनीमा क्या होता है। सिंपल सी भाषा में समझिए कि एनीमा एक तैयार किया गया एक घोल होता है, एक सोल्यूशन, एक द्रव होता है जिसमें कोई भी चीज़ का जो है सोल्यूशन हो सकता है। जल का, तेल का हो सकता है, ठीक है। सॉप वाटर मतलब पानी और साबुन का हो सकता है, ठीक है। कुछ दवाइयाँ हो सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रकार के एनीमा होते हैं और सभी एनीमा जो प्रकार है उसका अलग अलग काम भी है, ठीक है। नॉर्मली एनीमा का जो सीधा सीधा मकसद होता है कि शरीर में आंतों में कोई जो है गुदा के माध्यम से मतलब मल द्वार के माध्यम से शरीर में कोई मेडिकेशन देना, मतलब कोई औषधि प्रदान करना या फिर आंतों को सफाई करना, यही जो है मेनली काम होते हैं आपको एनीमा का। या पोषण देना हो, जैसे कोई तरल वगैरह देना हो तो हम नीचे के माध्यम से दे सकते हैं। अगर कोई ऊपर से न ले रहा हो तरल तो हम नीचे से एनीमा के थ्रू जो है शरीर में फ्लूइड देते हैं, तरल पदार्थ पोषण देते हैं। तो पोषण का काम हो गया, एनीमा के द्वारा पोषण दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में एनीमा के द्वारा आंतों में फंसे हुए मल को, जिसे हम लोग कब्ज कहते हैं, तो जिसको बहुत ज़्यादा हार्ड कब्ज बन जाता है तो उसका मल जो है आंत में फंस जाता है और आंत में रुक जाता है, तो उससे जो है एनीमा के द्वारा निकाला जाता है सॉफ्ट करके, ठीक है। तो यही एनीमा का मुख्यतः काम है। चलिए अब हम आगे एनीमा के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। एनीमा की आंत की सफाई हेतु मलाशय द्वारा, देख लीजिए, रोगी की आंत मतलब मरीज के आंत की अगर सफाई करना हो तो हम मलाशय जो रेक्टम होता है, मलाशय के द्वारा द्रव को जो है प्रविष्ट करते, मतलब द्रव को जो है डालते हैं तथा औषधि या पोषण को प्रवेश कराना ही एनीमा कहलाता है। क्या समझे कि अगर रोगी के आंत के सफाई करना हो तो मलाशय के द्वारा द्रव को प्रविष्ट करते हैं अथवा औषधि को प्रविष्ट करते हैं या पोषण को प्रविष्ट मतलब प्रवेश कराना ही जो है एनीमा कहलाता है। चाहे आपके आंत को सफाई करना हो, चाहे आपको औषधि मतलब दवाइयाँ देना हो या कोई पोषण लिक्विड जो है देना हो, तो उसी में जो है हम इन सब चीज़ों को प्रवेश कराते हैं मलाशय के द्वारा ही। तो इसी को है जो है हम लोग एनीमा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर आपके बात आएगा छोटे बच्चे में, तो छोटे बच्चे में हो या वयस्क में हो, एनीमा देने का तरीका, एनीमा देने में क्या
क्या चीज़ उपयोग किया जाएगा, सब सेम होगा। बस दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो जो एनीमा में हम लोग जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चा है तो उसके लिए छोटा इक्विपमेंट होगा, और जो सॉल्यूशन जो घोल तैयार करेंगे वह छोटे बच्चे के हिसाब से कम तैयार होगा, जबकि अगर वयस्क को, अगर एडल्ट को एनीमा देना है तो उसके लिए ज़्यादा घोल तैयार करेंगे। तो यही बस मेनली डिफरेंस है छोटे और बड़े में, बाद बाकी टोटल चीज़ें सेम होता है। ठीक है, चलिए। बड़ी आंत रेक्टम भाग में किसी भी उद्देश्य से, जैसे क्लीनिंग हो गया या फिर मेडिकेशन हो गया, मेनली यही दो जो है उद्देश्य से फ्लूइड को इंजेक्ट करना ही एनीमा कहलाता है। एक लाइन में अगर याद करना हो तो बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के जो मलाशय होता है रेक्टम भाग में, मतलब रेक्टम वाले भाग से किसी भी उद्देश्य के कारण, मतलब जैसे क्लीनिंग करना हो आंत का या कोई मेडिकेशन मतलब औषधि देना हो, तो इसी के लिए हम फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं मलाशय के द्वारा आंतों में, तो यही जो है हमारा एनीमा कहा जाता है। तो एनीमा को चाहे ये लिखिए, जैसे भी समझ में आ गया आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। रही बात एनीमा की वर्गीकरण का, तो एनीमा में बहुत सारे जो है टाइप्स है, बट आपको दो जो है वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। किस आधार पर, देख लीजिए। एक है एवेक्यूएंट एनीमा, याद रखिएगा। पहला क्या है, एवेक्यूएंट एनीमा, और दूसरा है रिटेंशन एनीमा। यही दो एनीमा आप लोग नॉर्मली याद रखिएगा। इसी दोनों के अंदर में जितना भी प्रकार है सब आ जाएगा, और हम एक एक करके देखेंगे भी। ठीक है, देखिए पहले कहता है इवेक्यूएंट एनीमा। इवेक्यूएंट एनीमा देख लीजिए, इवेक्यूएंट एनीमा। ठीक है, इवेक्यूएंट एनीमा बाउल को रिक्त कराने हेतु, मतलब अगर किसी को आंत में कोई चीज़ फंसा हुआ है, जैसे बहुत दिनों से मल फंसा हुआ है, कब्ज बना हुआ है, तो अगर आंतों में गंदगी भरा है तो आंतों को सफाई के लिए जो है हम लोग इवेक्यूएंट एनीमा का इस्तेमाल करेंगे। तो आंत को खाली कराना हो, साफ करना हो, रिक्त कराना हो, तो उसके लिए होता है इवेक्यूएंट एनीमा। यह प्रकार के एनीमा आंतों को सफाई और खाली कराने के लिए दिया जाता है। ठीक है। जबकि रिटेंशन एनीमा जो दिया जाता है वह अन्य उद्देश्य के लिए, जैसे औषधि देने के लिए, पोषण देने के लिए जो है, इस उद्देश्य से जो है व्यक्ति में रिटेंशन एनीमा दिया जाता है। तो आपको दो एनीमा याद रखना है। अगर एनीमा को आंत को खाली कराना हो, जैसे कब्ज बनने के बाद आंत को खाली कराते हैं ना, मल को बाहर निकालने के लिए, तो आंतों को खाली करना हो या मल को सफाई, आंतों को सफाई करना हो, तो उसके लिए इवेक्यूएंट एनीमा होता है। स्पेलिंग देख लीजिए, इवेक्यूएंट एनीमा। ठीक है। अगर आंतों में कोई चीज़ प्रवेश कराना हो, जैसे दवाई हो गया, पोषण हो गया, तो अगर आंतों में प्रवेश कराने के उद्देश्य से एनीमा देंगे तो वह रिटेंशन एनीमा होगा। यही दो एनीमा है मुख्यतः। अब इसी दोनों को अलग अलग बांट दिया गया है, जिसको चलिए हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको अब पूरा जो है फुल पेज में दिख रहा होगा, टोटल यही एनीमा का वर्गीकरण है। जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया, एक है इवेक्यूएंट एनीमा जो कि यहाँ पे है दस्तबार एनीमा, और एक है हमारा रिटेंशन एनीमा यानी रिटेंड एनीमा। यही दो एनीमा है, एक होता है दस्तबार एनीमा, एक होता है प्रतिधारित एनीमा। इसका क्या काम होता है, यह जो है आंत को खाली कराता है, बाउल को रिक्त करता है, साफ करता है। ठीक है। ये क्या करता है कि बाउल को भरता है, यानी हमें कोई पोषण देना हो, कोई दवाई देना हो, तो हम ये जो है रिटेंशन एनीमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए, यही दो एनीमा का वर्गीकरण है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो सब पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, यह टोटल जो है रिटेंशन एनीमा का प्रकार है। ठीक है। इधर जो आप तीन ये देख रहे हैं, पहले ये तीन ध्यान दीजिए, यह इवेक्यूएंट एनीमा का प्रकार है। ठीक है। जैसे सिंपल इवेक्यूएंट एनीमा, सीधा रखिए, सिंपल एनीमा याद रखिए। दूसरा है मेडिकेटेड एनीमा, और तीसरा है हमारा कोल्ड एनीमा। यह तीन एनीमा जो है इवेक्यूएंट का प्रकार है। ओके। उसी प्रकार से अब देखिए, रिटेंशन एनीमा में हमारा है स्टिमुलेट एनीमा यानी उद्दीपक एनीमा, दूसरा है न्यूट्रिशन एनीमा, पोषण एनीमा, इमोलिएंट एनीमा यानी प्रशामक एनीमा, और सिडेटिव एनीमा, शांतिदायक एनीमा, संवेदनहारी मतलब एनेस्थेटिक एनीमा। तो यह सब दवाई वाला जो एनीमा होता है, चूँकि इसमें पोषण और दवाई देना ही रिटेंशन एनीमा का जो है आपको प्रकार है। ठीक है। जबकि यहाँ पे आंत खाली कराने वाला
है। तो बस यही दो तो चीज़ें हैं, आप दिमाग में लगाइए कि ये खाली करने वाला है, जिसे हम लोग एवेक्वेंट एनीमा कहते हैं। इसमें आंत को रिक्त किया जाता है। जबकि एक है हमारा जो आंतों को भरता है, जैसे दवाई देना हो, जैसे पोषण देना हो, पोषण में कोई तरल भी हो सकता है, ठीक है, तो यह आंतों को अंदर देगा। जबकि आंतों से अगर निकालना हो, आंतों को खाली करना हो, तो वह एवेक्वेंट एनीमा हो जाएगा। तो एवेक्वेंट एनीमा में क्या है, एवेक्वेंट एनीमा में जो है देख लीजिए, एवेक्वेंट जो एनीमा है इसमें 3 एनीमा मोस्टली है। एक है सिंपल एवेक्वेंट एनीमा, एक है मेडिकेटेड एवेक्वेंट एनीमा, और एक है शीतल एनीमा। सबका नाम है साधारण, औषधिकृत और शीतल एनीमा। ये 3 एनीमा है एवेक्वेंट का, जो आंतों को खाली करता है, ठीक है। ये बिचला को अभी आप इसको गोली मारिए, बिचला को समझाएंगे, अभी पहले ये समझिए, ये समझ गए। जबकि रिटेंड एनीमा है, प्रतिधारित एनीमा जो है, इसमें है हमारा जो पहले याद रहे वो लिखिए, स्टिमुलेट एनीमा, न्यूट्रिशन एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सीडेटिव एनीमा, और जो है एनेस्थेटिक एनीमा। जैसे किसी को अगर बेहोशी करना हो मलाशय के भाग में या फिर आंतों में, तो उसके लिए हम लोग एनेस्थेटिक एनीमा देंगे मलाशय के द्वारा, ठीक है। अगर हमें उससे शांति प्रदान करना हो, इरिटेट हो रहा हो, उसका बावेल में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सीडेटिव एनीमा देंगे, जो शांति देता है व्यक्ति को। इमोलिएंट एनीमा चिकनापन देता है, ठीक है। और पोषण एनीमा पोषण दे सकते हैं इसके द्वारा। और स्टिमुलेट एनीमा यह उद्दीपन करता है। तो यही जो है आपके रिटेंशन एनीमा है, ठीक है, बहुत आसान है। स्टिमुलेट हो गया, इमोलिएंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सीडेटिव हो गया, एनेस्थेटिक हो गया। यह एनीमा हमारा जो है क्या हो गया, रिटेंशन एनीमा है। जबकि कोल्ड हो गया, मेडिकेटेड हो गया और सिंपल हो गया, तो यह एवेक्वेंट एनीमा का प्रकार है। तो अगर यह दोनों अगर आप समझ गए तो अब जो है बातें ख़त्म है। रह गई बात अब एक जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, वह हमारा एवेक्वेंट एनीमा का मेडिकेटेड जो है, यह जो है इसका प्रकार जो है आपको यह जो है 5 याद रखना है, ठीक है। जैसे मेडिकेटेड वाला में है आयल एनीमा है, प्यूरगेटिव एनीमा है, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट एनीमा है, ठीक है, एंटी हेल्थेमिक एनीमा है, और कार्मिनेटिव एनीमा है। तो आप लोग याद रखिए, यह मेडिकेटेड वाला थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, चूँकि यह मेडिकेटेड एनीमा जो है यह 5 प्रकार दिया गया है मेडिकेटेड में। जैसे आयल एनीमा, पहले जो याद है वो याद रखिए, आयल एनीमा, ठीक है, कार्मिनेटिव एनीमा, प्यूरिगेटिव एनीमा, एस्ट्रीजेंट एनीमा एंड एंथिलमेंटिक एनीमा, ठीक है, याद रखिएगा, एंड हेलमेंटिक एनीमा, ओके, याद रखिएगा। तो यह एनीमा का प्रकार है, और इसको दिमाग में आप चित्र बनाइए। दिमाग में चित्र कैसे बनाइएगा, तो दिमाग में चित्र बनाने का मतलब है कि दिमाग में आँख बंद कीजिए और सोचिए कि एनीमा का वर्गीकरण 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक वर्गीकृत है जिसमें जो है आंतों को रिक्त करना है, आंतों को खाली करने के लिए, तो वो उससे हम लोग एवेक्वेंट एनीमा कहते हैं। जबकि दूसरा है आंतों को भरने के लिए, मीन्स पोषण देने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए, रिटेंड एनीमा है। तो अब हम 2 समझ गए कि कौन क्या है, किसका काम। अब हम समझेंगे कि एवेक्वेंट एनीमा में 3 प्रकार है। कौन कौन, सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड, यह 3 हो गया हमारा एवेक्वेंट में। अब आएंगे हम रिटेंशन में। अब रिटेंशन में जानते हैं पोषण देना है, दवाई देना है। तो दवाई में कौन कौन सा होता है, आपका जो है प्रशामक है, इमोलिएंट है, ठीक है, निश्चेतक एनीमा है, मीन्स एनेस्थेटिक एनीमा होगा। उसके बाद न्यूट्रिशन पोषण देना है तो न्यूट्रिशन एनीमा भी होगा। उसी प्रकार से हमारा है स्टिमुलेट एनीमा भी है इसी में, ओके, उस सीडेटिव हो गया और न्यूट्रिशन ये सब हो ही गया। तो यह हमारा रिटेंशन एनीमा हो गया, ओके। अब दोनों को एकदम क्लियर कर चुके हैं कि एवेक्वेंट में 3 और इधर जो है आपको 5 है रिटेंड में, ठीक है। अब हम लोग इसको अब छोड़ेंगे और सिर्फ अब ये याद रखेंगे। ये तो याद हो ही गया कि इसमें जो है 3 और इसमें जो है 5। अब हमको इसमें एवेक्वेंट वाला में इतना और याद रखना है कि जो मेडिकेटेड वाला है, औषधिकृत जो एनीमा है मेडिकेटेड वाला, उसे जो है हमें अलग अलग 5 प्रकार में और बांटा गया है। 5 प्रकार कौन कौन सा, तो आयल एनीमा,
प्यूरगेटिव एनीमा, ठीक है, एस्ट्रीज देख लीजिए आपके है एस्ट्रिंजेंट एनीमा, ठीक है, और एंट हेलमिंथिक एनीमा और कार्मिनेटिक एनीमा। तो इसमें थोड़ा सा नाम में आपको डिस्टर्ब हो सकता है, बाकी याद तो हो ही जाएगा। नाम को 2-4 बार प्रैक्टिस माइंड में कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी एनीमा के प्रकार समझ गए। पहले याद रखिए ये दोनों कि 2 भाग में बांटा गया। अब 2 भाग में बांटा गया तो एवेक्वेंट वाला को 3 भागों में बांट दिया गया, जबकि रिटेंशन वाला को इधर जो है 5 भागों में अलग अलग बांट दिया गया। अब इसमें 3 भाग कौन है, तो सिंपल है, मेडिकेटेड है और कोल्ड है। ये 3 इवेक्वेंट का याद हो गया। अब आइए रिटेंशन वाला में। रिटेंशन वाला में हम जानते हैं कि दवाई है और पोषण देना है, तो स्टिमुलेट होगा, पोषण होगा, प्रशामक इमोलिएंट होगा, सिडेटिव होगा, संवेदनहारी मतलब एनेस्थेटिक होगा। तो यह 5 हमारा रिटेंशन का हो गया। अब 3 ये भी याद कर लिए, 5 ये भी याद हो गया। अब आखिर में हम ये याद रखेंगे कि जो मेडिकेटेड वाला है ना एवेक्वेंट का, इसको जो है अलग अलग 5 में बांटा गया फिर से, जिसे आयल कहते हैं, प्यूरगेटिव कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, एंट हेलमिनेथिक एनीमा कहते हैं, कार्मिनेटिव एनीमा कहते हैं, ठीक है। तो यह 5 याद रखिएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें लगता है कि आप लोग नहीं भूलिएगा, ओके ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब तो मैंने आपको तो टोटल चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है ना। टोटल चीज़ें मैंने आपको बता दिया ना कि हाँ क्या क्या है, क्या क्या वर्गीकरण है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं। देखिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगे तो माइंड में आंख बंद कीजिए और उस चीज़ के बारे में चिंतन कीजिए कि ये चीज़ें है क्या, और माइंड में चिंतन करते करते जहाँ भी आप फंस रहे हैं ना, वहाँ पे पुनः आंख खोलिए और देखिए कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं। यह बेस्ट तरीका है याद करने का। कहीं भी रहिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए जहाँ भी आप डिस्टर्ब होते हैं। तो दिमाग लगाने से आपको नए नए आइडिया आता है, दिमाग में चीज़ें बैठता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब हमसे जो है पूछ सकता है कि एनीमा का उद्देश्य बताइए कि आखिर यह एनीमा जो है क्यों दिया जाता है, अलग अलग एनीमा जो है आखिर क्या इसका काम है कि एनीमा जो है दिया जाएगा, उद्देश्य बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग जो है उद्देश्य को देखते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे उद्देश्य में है कब्ज के दौरान मल को नरम करता है, जैसे आयल एनीमा। मान गए अगर किसी को कब्ज बन चुका है तो आयल एनीमा क्या करता है, हम लोग देखे हैं ना, मेडिकेटेड वाला में एक आयल एनीमा था। तो आयल एनीमा क्या करता है कि मल को जो है सॉफ्ट कर देता है। अगर किसी को आंत से मल नहीं निकल पाता है तो उसे कब्ज कहते हैं। तो यह क्या करता है कि आयल एनीमा देने से आंतों में जो है फंसे मल को सॉफ्ट करता है, और सॉफ्ट करने के बाद नरम करता है, जिससे आराम से मल बाहर निकल जाता है। तो यह कब्ज को, मल को नरम करता है। दूसरा उद्देश्य है कि मरीज को शामक या शांतिदायक औषधि देने हेतु, जैसे सीडेटिव एनीमा। सेडेटिव एनीमा का मतलब होता है जैसे अलग अलग दवाई हैं जो व्यक्ति को देने के बाद शांति का एहसास होता है, शांति मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंता है, तो व्यक्ति को वैसे दवाइयाँ देने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता जो है क्या करता है, व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो शांतिदायक औषधि देने के लिए सीडेटिव एनीमा जो है उपयुक्त है, जो कि आप लोग देखे हैं रिटेन एनीमा में सीडेटिव एनीमा था, ठीक है। आगे है तीसरा, देखिएगा औषधि की श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन की सुरक्षा एवं प्रशमन हेतु सूथिंग एमोलिएंट एनीमा। एमोलिएंट एनीमा देखे हैं कि यह क्या करता है कि श्लेष्मा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है आंत का जो झिल्ली है, ठीक है ना, जो दीवार है, उसको जो है सुरक्षा देने के लिए, स्मूथ चिकना बनाने के लिए इमोलिएंट एनीमा होता है। और इमोलिएंट एनीमा क्या है, यह एक प्रकार का दवाई का काम, औषधि का काम करता है, इसलिए यह रिटेंड एनीमा है, ठीक है। तो इमोलिएंट का काम समझ गए। चौथा है मल त्याग को प्रोत्साहित करने हेतु, जैसे साधारण दस्तबार जुलाब एनीमा, सिंपल एवेलुकेंट एनीमा। अब ये जो है अगर मल को त्याग को प्रोत्साहित करना है, अगर किसी को मल होने में दिक्कत हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग सिंपल एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब उद्देश्य के साथ साथ में आपको एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पांचवा है गैसीय अफरा से आराम दिलाने हेतु जो है कार्मिनेटिव एनीमा। गैसीय अफरा का मतलब है कि किसी को जो है फ्लूटेंस है, गैस भरा है आंतों में, तो उससे आराम दिलाने के लिए कार्मिनेटिव एनीमा जो है व्यक्ति में दिया जाता है, ठीक है। छठा है माय डियर क्रमांकुंचन पेरिस्टासिस मूवमेंट को अभिप्रेरित करने हेतु, जैसे मृदु विरेचक प्यूरगेटिव एनीमा। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को जो भी भोजन पाचन होता है तो
तो भोजन जो है हमारा बड़ी आंत से छोटी आंत आमाशय से जो पेट से जो है छोटी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत के अलग अलग भागों में जो है जाने के बाद बड़ी आंत में जो है भोजन प्रवेश करता है बचा हुआ। तो यह सब कैसे आगे तरफ जो है प्रवेश करता है, तो यह क्रमांकुंचन गति होता है। ठीक है, पेरिस्टलासिस जो है मूवमेंट होता है और इसी क्रमांकुंचन गति के कारण हमारा जो भोजन है वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए अगर हमें क्रमांकुंचन गति को अगर बनाना हो, किसी में अगर क्रमांकुंचन गति प्रभावित हो गया हो जिसके कारण मल आगे न बढ़ रहा हो, तो इसको प्रेरित करने के लिए प्यूरगेटिव जो है एनीमा देते हैं, मृदु विचेरक एनीमा। ठीक है, आगे है 7वां नंबर, प्रदाह कम करने हेतु जो है हम लोग एस्ट्रिंजेंट एनीमा देते हैं, जैसे श्वास रोधक एनीमा। ठीक है, स्राव रोधक एनीमा। अगर किसी को प्रदाह को कम करना हो, इन्फ्लामेशन को कम करना हो, तो उसके लिए जो एनीमा दिया जाता है वह एस्ट्रिंजेंट एनीमा जो है दिया जाता है। ओके, 8वां है तापक्रम को कम करने हेतु कोल्ड एनीमा दिया जाता है। मान गया अगर किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो दवाई अचानक से नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए कोल्ड एक्सपोजिंग ऊपर से तो करते ही हैं, बट चाहे तो आप जो है कोल्ड जो है एनीमा भी दे सकते हैं, जिससे जो है मरीज को ठंडक पहुंचेगा और तापमान जो है कमेगा। ठीक है, तो तापमान को कम करने के लिए हम लोग कोल्ड एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। और यह कोल्ड एनीमा किसका प्रकार है, तो यह कोल्ड एनीमा एवेक्युएंट एनीमा का, ठीक है ना, एवेक्युएंट एनीमा का प्रकार है, याद रखिएगा, टोटल बता रहे हैं। 9वां नंबर है यांत्रिक परजीवियों को नष्ट करने हेतु हेलमिंथ नाशक एनीमा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हेलमेंथ नाशक। ठीक है, हेलमेंथनिक जो एनीमा है यह किस में था, तो मेडिकेटेड एनीमा का यह प्रकार है। ठीक है, मेडिकेटेड एनीमा किस में है, एविक्वेंट एनीमा में है, और यह हेल्थमिक एनीमा किस में है, तो मेडिकेटेड एनीमा में है। तो अगर हमें आंत्र में अगर बहुत ज़्यादा परजीवी है, बहुत ज़्यादा कीड़ा बना है, तो उसको नष्ट करने हेतु अगर हम कोई एनीमा देंगे तो वह एनीमा हेल्थमिनेक एनीमा होता है। ठीक है, याद रखने को। आगे है 10वां, द्रव एवं पोषण हेतु जो है न्यूट्रिटिव एनीमा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति में द्रव का मात्रा कम है, पोषण अगर कम है और वह मुंह से नहीं ले पा रहा है, तो चाहे तो आप उसे जो है मल के रास्ते जो है पोषण दे सकते हैं, उसे न्यूट्रिटिव एनीमा कहते हैं, और यह हमारा रिटेन एनीमा का प्रकार में का है। ठीक है, 11 नंबर है शौक एवं आपात में मरीज को उद्दीपन प्रदान करने हेतु। अगर किसी पेशेंट में जो है शॉक लग गया है या फिर उसे जो है कोलैप्स कर गया है, तो उसके लिए जो है हम क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, स्टिमुलेट एनीमा जो है देते हैं, जो कि उद्दीपन करता है, पेशेंट में को उत्तेजित करता है। ठीक है, जो शॉक को तोड़ता है, शॉक को पेशेंट को हटाता है, तो इसके लिए उद्दीपक एनीमा। 12 है माय डियर एक्सरे परीक्षण, आंतों की शैल क्रिया, शिशु जन्म से पूर्व आंतों की सफाई हेतु जैसे सलाइन एनीमा दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सरे परीक्षण में, आंतों की शैल क्रिया में, सर्जरी में, शिशु जन्म से पहले आंतों की सफाई करनी हो, तो इन सब के लिए सलाइन एनीमा जो है दिया जाता है। ठीक है, याद है ना। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर है रोगी को निदान हेतु बेरियम एनीमा देते हैं। यह भी आपके एनीमा के प्रकार में आएंगे, और यह किस प्रकार में आएंगे, रिटेन एनीमा में आएंगे, चूँकि यह बेरियम एक प्रकार का जो है दिया जाएगा। ठीक है, जांच के लिए, तो यह एक प्रकार के दवाई के काम करेगा, और दवाई वाला और पोषण वाला किस में है, रिटेन वाला में है। संवेदन हार को अभिप्रेरित करने हेतु एनेस्थेसिया एनीमा, जैसे व्यक्ति में लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न करना हो, बेहोशी उत्पन्न करना हो, तो उसके लिए हम लोग एनेस्थेसिया एनीमल का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर 14 पॉइंट मैंने बताया। अगर जिनको प्रकार याद होगा ना, वह प्रकार से ही जो है इसको आराम से 14 जो है पॉइंट को आराम से लिख सकते हैं। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पॉइंट है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 जो है 14 तक याद करने का कोशिश कीजिएगा। हमें 14 पॉइंट को 1 नंबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13 पॉइंट को 3 नंबर में भी लिख सकते हैं, 9वां पॉइंट को 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको ये याद रखना है कि हमको ये 14 पॉइंट याद होनी चाहिए। आपको ये दिमाग में नहीं बैठना है कि हाँ हमको सीरियली 14 याद होनी चाहिए। ठीक है, जो जहाँ है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह उद्देश्य है, कोई स्टेप नहीं है कि आप जो है फलाने स्टेप के बाद फलाने स्टेप के बाद फलाने स्टेप याद कीजिएगा। बस उद्देश्य है कि कौन सा एनीमा का क्या काम है, वही उसका उद्देश्य हो जाएगा।
लीजिएगा। तो सारा एनीमा का मैं अलग अलग बता दिया कि इसका क्या काम है, तो जो जहाँ आपको याद आए उसी प्रकार से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एनीमा का उद्देश्य। आगे चलते हैं। अब एनीमा में कौन कौन से सामग्री जो है हमें इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम एनीमा देने जाते हैं तो एनीमा में क्या क्या चीज़ें का सामान की इकट्ठा करनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। एनीमा के लिए आवश्यक सामग्री, आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर एनीमा। एनीमा के लिए कौन कौन सी आर्टिकल है। चूँकि अगर आप हॉस्पिटल में काम करने जाइएगा और किसी को मान के एनीमा देना हो, चाहे बच्चे को, चाहे बूढ़े को, चाहे किसी को भी अगर एनीमा देना है और आपको पहला चीज़ यही नहीं पता है कि एनीमा में कौन कौन से सामान हमारे पास होनी चाहिए, तो कैसे आप एनीमा देंगे। तो इसके लिए सामान पता होनी चाहिए। चलिए सामान को देखते हैं। इस साइड जो आप देखेंगे वह सामान होगा और इस साइड उसका सामान का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, वो दिया रहेगा, ठीक है। देखिए अब इधर देख लीजिए। सबसे पहला है एनीमा केन, नली, क्रू और क्लैंप आदि, ठीक है। सबसे पहले एनीमा कैन होता है, ठीक है। एनीमा केन होता है, नली ट्यूब होता है और उसमें स्क्रू होता है, क्लैंप होता है। तो इसका काम ये होता है एनीमा नली का और एनीमा कैन का कि यह एनीमा देने के लिए जो है रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एनीमा कैन और नली और क्लैंप जो है होनी चाहिए। उसके बाद है मलाशय नली या रेक्टल कैथेटर। ये तो हो गया एनीमा कैन होनी चाहिए या नली स्क्रू होनी चाहिए। अब हमें जो है क्या होना चाहिए, मलाशय में प्रविष्ट कराने के लिए एनीमा जो देंगे वह किसके माध्यम से देंगे, तो एक मलाशय का नली या कैथेटर जो है रेक्टल कैथेटर होनी चाहिए, जो ट्यूब के रूप में पतला हो सकता है और उसी के द्वारा जो है हम द्रव को अंदर भेजेंगे। तो इसके लिए जो है हमें एक कैथेटर होनी चाहिए जिसके द्वारा हम मलाशय में प्रविष्ट कराने के लिए रखते हैं, ठीक है, रेक्टम में प्रविष्ट कराते हैं। आगे है जल में घुलनशील जेली या वैसलीन। अब जल में ऐसा जो है आपको रखना होगा, जेली हो या वैसलीन हो जो जल में आसानी से घुल जाए, ठीक है। यह क्या करता है कि नली को स्कंदकृत करने हेतु, नली को स्कंदकृत कर देता है, मतलब हार्डनेस को ख़त्म कर देता है और सॉफ्टनेस बना देता है, जिससे नली जो है आसानी से जाता है। जैसे अगर आप लोग नॉर्मल कैथेटर लगाई हुईएगा, यूरिन कैथेटर, तो आपको पता होगा कि यूरिन कैथेटर में जो है आपको क्या किया जाता है, उसमें आपको जो है एनेस्थेटिक जेल लगा दिया जाता है, जेली। जो जेली क्या करता है कि आसानी से जो है अंदर जाने देता है, कोई इरिटेट नहीं होता है व्यक्ति, ठीक है। तो जल में घुलनशील जेली या वैसलीन होनी चाहिए जो क्या करता है कि नली को स्कंदकृत कर देता है, ओके। मैकिंटोश या तौलिया होनी चाहिए। अब ये सारा का सारा प्रोसेस बेड पर भी हो सकता है, किसी पेशेंट को बेड पर जो है आप दे रहे हैं तो मैकिंटोश और तौलिया होनी चाहिए। यह क्या करता है कि बिस्तर को भीगने से बचाता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। जग में ठंडा व गर्म पानी होनी चाहिए। अब आपको जग में ठंडा एवं गर्म पानी होनी चाहिए। यह क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम पानी में ही तो घोल तैयार करते हैं ना, तो ये चीज़ें हैं। किडनी ट्रे एवं पेपर बैग। किडनी ट्रे और पेपर बैग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है किडनी ट्रे में जो भी व्यर्थ के पदार्थ निकलते हैं उसको हम उसमें रखते हैं, ठीक है। तो व्यर्थ पदार्थ डालने हैं तो किडनी ट्रे और पेपर बैग होनी चाहिए। बेड पैन या कॉमोड। बेड पैन का क्या काम है, तो मल मूत्र अगर त्याग कोई करता है तो इसी बेड पैन में या यूरिनल जो आपका होता है उसी में यह जो है त्याग जमा हो सकता है, ठीक है। आईवी स्टैंड या ओवर बेड टेबल होनी चाहिए एनीमा कैन को यथास्थान बनाए रखने हेतु, ठीक है। अब मान गए जैसे देखते होइएगा आप लोग, किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या किसी को सलाइन चढ़ता है तो उसके लिए जो है एक स्टैंड होता है ना, उसी में लटका देता है। तो इसीलिए एक आईवी स्टैंड या ओवर बेड टेबल होनी चाहिए जो क्या करेगा कि एनीमा किन को जो है यादाश्त बनाए रखने, एनीमा जो होगा उसके डब्बे को किन को जो है यथास्थान मतलब एक स्थान पर बनाए रखेगा। अभी देखिए सारा प्रोसेस किसके तरह है, किसी पेशेंट को सलाइन चढ़ता है ना, तो देखते होइएगा उसमें एक आईवी जो है सेट होता है, उसमें जो है सलाइन होता है तो वह एक डब्बा में रखा होता है 1000 ml का, 500 ml का, 100 ml का, ठीक है। और उसमें जो है आईवी सेट लगा के पेशेंट के कैनुला से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे टिप टिप करके जो है निकलते रहता है, बूंद बूंद करके, जितना स्पीड दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से यह भी जो है आपको एक जो है आपको एनीमा को रखने के लिए, सॉल्यूशन को रखने के लिए एक जो है आपके क्या होते हैं
केन होते हैं, एनीमा केन, जो कि ऊपर में आप लोग देखे हैं, ठीक है। उसी केन को क्या करता है कि आईवी स्टैंड के द्वारा जो है आईवी केन में जो है आईवी स्टैंड में लटका के रखा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एक बोतल में साबुन की जेली रखते हैं। अब एक वहाँ पे बोतल होता है, उसमें एक साबुन की जेली रखते हैं जो क्या करता है, घोल को तैयार करता है, ठीक है। आगे देखिए, लोशन थर्मामीटर होता है घोल का तापमान मापने हेतु, कि घोल का जो है तापमान कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, तो इसके लिए हम जो है एक लोशन थर्मामीटर रखते हैं जो घोल के तापमान को मापता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आपको, ये मशीन, ये सामान है, याद रखिए। जिस प्रकार से आप IV सेट लगाते हैं सलाइन चढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से इसमें भी सामान सब होता है। जैसे वहाँ पे जिस प्रकार से सलाइन का जो बोतल होता है ना, उसी प्रकार से एनीमा एक कैन जो है रखना होगा आपको, और उसका नली, स्क्रू और क्लैंप रखना होगा एनीमा देने के लिए, ठीक है। ये हो गया। मलाशे नली या रेक्टल कैथेटर कहिए, यह मलाशे में डालने के लिए चाहिए, ठीक है। जल में घुलनशील जेली या वैसलीन होनी चाहिए, जो नली, जो ट्यूब है उसको स्कंधकृत करता है, अंदर जाने में परेशानी से मुक्ति दिलाता है। आगे है, मैकिंटोश या तौलिया होनी चाहिए बिस्तर को सुरक्षा देने के लिए। जग में ठंडा व गर्म पानी होनी चाहिए घोल तैयार करने हेतु। किडनी ट्रे एवं पेपर बैग होनी चाहिए व्यर्थ पदार्थों को डालने हेतु। पेपर पे बेड पेन या कमोड होना चाहिए, बेड पेन मल मूत्र को त्याग करता है, उसको जमा करता है। IV स्टैंड होनी चाहिए एनीमा कैन को यथास्थान बनाए रखने के लिए। एक बोतल में साबुन की जेली होनी चाहिए घोल तैयार करने के लिए। एंड आगे है, लोशन थर्मामीटर होनी चाहिए घोल के तापमान को चेक करने हेतु कि तापमान ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो है एनीमा कंप्लीट कर चुके हैं। एनीमा में हम लोग पढ़े हैं एनीमा क्या होता है, एनीमा का क्या जो है उद्देश्य है, एनीमा का क्या प्रकार है, और एनीमा में कौन कौन से सामान का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ये पढ़े हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।